हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही आपके लिए एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स। अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अलाभकारी संगठन बनाते हैं। अब करें कि अलाभकारी संगठन कौन सा खाता बनाते हैं, तो अलाभकारी संगठन आय खाता, लाभ हानि खाता, निर्माण खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ये आंसर होगा? आय व्यय खाता। सचिव को मानदेय का भुगतान होता है। आयगत व्यय, आयगत आय, पूंजीगत व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो सचिव का मानदेय भुगतान हमारे लिए एक एक्सपेंस है, ये हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो ये होगा आयगत व्यय। आय तथा व्यय खाता समानता दिखाता है, तो आय तथा व्यय खाता क्या दिखाता है? सरप्लस एंड डिफिसिट दिखाता है। तो इसमें से कोई शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ हानि, बैंक शेष, पूंजी कोष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीनों में से कोई नहीं हो, क्योंकि आय व्यय खाता दिखाता है सरप्लस एंड डिफिसिट, यानी कि आधी के घाटा को दिखाता है, और जो कि इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता। इसमें से इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय खाता क्या खाता है? अवास्तविक खाता। इसको दूसरा नाम है नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। अब करें बकाया चंदा क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज आय है, दायित्व है, संपत्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो बकाया चंदा मेरे लिए क्या है? एक संस्था के लिए जो बकाया चंदा है, जो बकाया रहेगा, बाकी रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। इसलिए इसका राइट आंसर संपत्ति होगा। अब कर विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। चूंकि यहाँ स्पेशलिस्ट बात कर रहे हैं, यहाँ स्पेशलाइजेशन का बात आ गया, तो जहाँ भी स्पेशलिस्ट होगा वहाँ हमेशा याद रखिए कि वह हमेशा चिट्ठे का बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जाएगा। ये हमेशा आप लोग रिमेम्बर रखिएगा। तो आय व्यय खाता है, चिट्ठे का संपत्ति पक्ष, चिट्ठे का दायित्व पक्ष। तो हमने क्या बताया था कि स्पेशलिस्ट जहाँ भी रहेगा वहाँ समझ जाइए कि चिट्ठे का दायित्व पक्ष। आय तथा व्यय खाता तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है आय तथा व्यय खाता? तो सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ते आए हुए हैं कि गैर व्यापारिक संस्था द्वारा ही आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। अब कह रहे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक विवरण है। किसका है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसका विवरण है? संपत्ति का, दायित्व का, संपत्ति एवं दायित्व का। हम लोग जानते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ खाता का विवरण है, तो इसमें से रोकड़ खाता नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, लाभ हानि खाता तैयार करना, समाज की सेवा करना, स्थिति में रखना नहीं। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की सेवा करना और अपने सदस्यों की सेवा करना बिना लाभ कमाए हुए। गैर व्यापारिक संस्थाओं का देयताओं पर परिसंपत्तियों का अधिकार को क्या कहते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिकार को पूंजी निधि कहते हैं। लायबिलिटी पर एसेट के अधिक को क्या कहते हैं? पूंजी निधि। आय व्यय खाते डेबिट पक्ष में क्या होता है? आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में क्या होता है हमारा? आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में एक्सपेंडिचर होता है और इधर होता है इनकम। ठीक है। तो यह क्या होगा? एक्सपेंडिचर डेबिट पक्ष में। ठीक है। इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड अधिविद्य परिषद है। तो झारखंड अधिविद्य परिषद क्या है हमारा? व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से गैर व्यापारिक संस्था हमारा राइट आंसर होगा। कर पुरस्कार निधि को दिखाया जाता है। तो पुरस्कार निधि को किस में दिखाया जाता है? मतलब कौन सा अथी में, विवरण में, स्थिति विवरण में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, आय व्यय खाता में, इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार निधि को दिखाया जाता है हमेशा। देखिए फंड है ना, फंड इज हमेशा, ये जो फंड होता है ना, फंड हमेशा क्या किस में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। याद रखिएगा, हमेशा फंड बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा। निम्न में से कौन सा आय नहीं है? तो चंदा है, दान, टिकट बिक्री। तो देखिए ये तीनों आय लग रहा है। चंदा ये भी आय है, दान है ये भी आय है, टिकट से बिक्री हुआ वो भी लाभ है, तो ये भी आय हुआ। पर इंडोमेंट फंड, इन निधि है जो कि किसी बड़े संपत्ति को खरीदने के लिए किसी संस्था को लायबिलिटी के रूप प्राप्त होती है, तो ये आय हमारे लिए नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एंडोमेंट फंड। एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठी के पक्ष में दिखाया जाता है। अब करें कि एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे, जब एक व्यापारिक संस्था को किसी क्लब द्वारा प्राप्त हुआ अग्रिम चंदा यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन किस में? लायबिलिटी पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि यह संस्था के लिए क्या है? लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी रहेगा तो उसका लायबिलिटी होगा ना, लायबिलिटी से दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लायबिलिटी साइड, दायित्व पक्ष में। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई थी किसमें? जब भी पूंजीगत प्रकृति की आएगी, सभी प्राकृतिक की प्राप्तियां एवं व्यय
तो वो किस में दिखाया जाएगा, स्थिति विवरण, बैलेंस शीट में हमेशा याद रखिएगा, स्थिति विवरण में दिखाया जाएगा पूंजीगत प्रकृति की। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था अलाभकारी संस्था नहीं है, सार्वजनिक कंपनी और अलाभकारी संस्था नहीं है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था अलाभकारी संस्था कौन नहीं है, सार्वजनिक कंपनी नहीं है, कॉलेज अस्पताल क्लब नहीं होगा, सार्वजनिक कंपनी जो कि हमारा अलाभकारी संस्था नहीं है, यानी कि ये लाभ कमाने वाली संस्था है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों लाभ नहीं कमाने वाली संस्था है। वसीयत को मान चाहिए, वसीयत को हमेशा देखिए, वसीयत जो लिजेसी होता है, लिजेसी इज ऑलवेज कैपिटल रिसीव्ड, ठीक है, लिजेसी इज ऑलवेज कैपिटल रिसीव्ड। तो ये पूंजीगत प्राप्ति है, वसीयत हमारे लिए क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, ना कि आयगत प्राप्ति, ना ही देता इनमें से कोई। निम्नलिखित में से कौन सा गैर व्यापारिक संस्थान है, तो टाटा स्टील, मारुति उद्योग, कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। तो कॉलेज होगा जो कि गैर व्यापारिक संस्थान, क्योंकि ये सिर्फ सेवा काम करती है, इसीलिए कॉलेज ना कि लाभ कमाती है। अब है सत्य असत्य। अब है राइट एंड रॉन्ग को देखना है, कौन कौन सा राइट है और कौन कौन सा रॉन्ग है जो दिया हुआ है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवास्तविक खाता है, असत्य, क्योंकि देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, एक वास्तविक खाता, रियल अकाउंट है, ना कि नॉमिनल अकाउंट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब समर्पित निधि पर प्राप्त ब्याज आयगत आय है, सही है। इन्वेस्टमेंट फंड पर जो इंटरेस्ट आता है वो हमारे लिए क्या है, आय है, इसलिए सही हो जाएगा। पूंजीगत मद को आय और व्यय खाते में दिखाता नहीं, कैपिटल मद को जो है ना कभी आइटम को नहीं दिखाया जाता आय व्यय खाते में, ये हमेशा याद रखें, कैपिटल मद को कभी नहीं दिखाता, इसमें सिर्फ करेंट ईयर का ही आइटम दिखाया जाता है, तो इसका असत्य आंसर होगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी प्राप्तियां चाहे आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है, सत्य। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, एक बैंकिंग फर्म में साधारणों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एक बैंकिंग फर्म यानी कि बैंक में साधारणों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और साझेदारों की कितनी संख्या होती है साझेदारी में, 20, याद रखिएगा। फर्म के लिए साझेदारों का आहरण पर ब्याज क्या होता है, जो फर्म है उसके साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। एक संस्था के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या होगा, आय होगा। अब फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज, क्योंकि अब फर्म जो पे करेगा पूंजी पर ब्याज, जब पार्टनर को देगा इसको कैपिटल पर, जो कैपिटल लगाएगा ये साझेदार, तो उस पर जो संस्था देगा ब्याज, तो उसके लिए क्या है, फर्म के लिए व्यय है, घाटा है, तो इसलिए व्यय होगा। साझेदारी समझौते का अभाव में साझेदारों को ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज को भुगतान किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा 6% होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का 6%। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है 6%। एक साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, तो समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो समझौता तो द्वारा होता है साझेदारी, ये तो सही होगा। तो और लाभ विभाजन भी होता है, तो ये भी सही होगा। इसमें से कौन सही नहीं, सीमित दायित्व, क्योंकि साझेदार का दायित्व असीमित होता है, साझेदार का दायित्व असीमित होता है, इसलिए इसमें दिया सीमित, इसलिए नहीं होगा। साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर पूंजी के अनुपात में, इनमें से कोई नहीं समझौते के अनुसार। तो किसमें होता है, समझौते के अनुसार, ठीक है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, प्रारंभ की पूंजी पर, अंत की पूंजी पर, औसत पूंजी पर, इनमें से कोई नहीं। तो उनकी प्रारंभ की पूंजी, उनके जो शुरू में जो आरंभ में लगाते हैं ना पूंजी, कैपिटल जो अपना लगाते हैं, उसी कैपिटल पर उनका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। अब करें कि करंट अकाउंट इसे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्या, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। और अंश आवेदन खाता भी एक क्वेश्चन में आएगा कि अंश आवेदन खाता कौन सा खाता है, तो भी पर्सनल अकाउंट होगा। अंडरस्टैंड, यस अंडरस्टैंड। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है संचय को सुनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, विभाज्य का लाभ यानी कि लाभ को निर्धारण करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। साझेदारी समझौता हो सकता है तो मौखिक, लिखित और मौखिक, और इनमें से कोई नहीं। तो लिखित और मौखिक दोनों सकता है, साझेदारी समझौता लिखित और मौखिक दोनों सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। करें कि साझेदारी व्यवसाय संचालन की साझेदारी व्यवसाय संचालित होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 दिया है, ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932।
हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा बताया हुआ वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आप मेरा थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो। अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगी, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी। थैंक यू।